मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हमने कल ये पढ़ा था कि रेशम के जो कीट हैं वो रेशम किस प्रकार से तैयार करते हैं। ये रेशम के कीट शहतूत की पेड़ पे रहते हैं, शहतूत की पत्तियों पे अंडा देते हैं और इनकी जो प्रक्रिया है वो अपन ने पढ़ी थी। मादा नर, मैंने कल आपको चित्र भी दिखाया था। मादा जो नर है, मादा जो कीट है रेशम कीट, वो नर कीट की तुलना में बड़ा होता है आकार में। और ये देखिए यहाँ अंडे हैं और ये रेशम कीट का आकार है। ये कोकून है, ये मैंने आपको कल पढ़ाया था। कोकून के अंदर जो है वो देखिए रेशम कीट किस प्रकार से पनपता है, बड़ा होता है, ठीक है। उस कीट का विकास होता है और इसके बारे में हमने यहाँ पूरा पढ़ लिया था कि सबसे पहले रेशम कीट, जो मादा रेशम कीट है वो अंडे देती है, जिसमें से क्या निकलता है, लार्वा निकलता है, जिसे अपन क्या कहते हैं, कैटरपिलर कहते हैं या रेशम कीट कहते हैं। वे आकार में वृद्धि करते हैं। कैटरपिलर जब अपने जीवन चक्र में अगली अवस्था में प्रवेश करता है, प्रवेश करने के लिए तैयार होता है, तो यह क्या कहलाता है, प्यूपा कहलाता है, ठीक है। और ये अपने इर्द गिर्द जाल बुनने लगता है और यह जाल उसे अपने जगह पे स्थिर रहने के लिए सहायता करता है। तो ये अपन ने पढ़ लिया था। और फिर ये जो कैटरपिलर है ये 8 के आकार में अपने सिर को घुमाता है, एक सिरे से दूसरे सिरे तक, और एक पतले तार के रूप में प्रोटीन से बना पदार्थ स्रावित करता है, जो कठोर हो जाता है सूखकर, और वह रेशा तैयार करता है। और जल्दी ही जो कैटरपिलर है स्वयं को इस रेशम के पूरे धागे के अंदर कैद कर लेता है, ढक लेता है पूरा, और एक प्यूपा बन जाता है। हमने यहाँ पे पढ़ा था, ये देखिए प्यूपा। और इस आवरण को, जो बाहरी आवरण जो बना हुआ है, उसको क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। और कोकून के अंदर ये जो प्यूपा है ये डेवलप होता है, इसका विकास होता है और ये रेशम का कीट फिर बन जाता है। इस प्रकार से देखिए हमने ये पढ़ लिया था। अब अपन पढ़ते हैं कि रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। देखिए रेशम का धागा रेशम कीट के कोकून से प्राप्त रेशों से तैयार किया जाता है। रेशम कीट अनेक किस्म के होते हैं, अलग अलग प्रकार के होते हैं रेशम कीट, जो एक दूसरे से काफी अलग दिखाई देते हैं। जो रेशम का जो रेशा है वो भी अलग अलग प्रकार का होता है। तो वो रेशम कीट पर निर्भर करता है कि किस रेशम कीट ने किस प्रकार के धागे को बनाया है। उनसे प्राप्त होने वाले रेशम का धागा गठन अर्थात रुक्षता, चिकनाहट, चमक आदि में भिन्न होता है। उसका गठन जो है, उसका जो बनावट है, उसका जो चिकनाहट है, उसकी कितना चिकना है वो, कितनी उसमें शाइनिंग है, वो अलग अलग कीट के द्वारा बनाए गए रेशों की चमक अलग अलग होगी, उनकी चिकनाहट अलग अलग होगी, उनका जो गठन होगा धागे का, जो बनावट होगी धागे की, वो भी अलग अलग होती है। अतः तसर रेशम। अब देखो रेशम के प्रकार कौन कौन से हैं। तसर, मूंगा, कोसा, ठीक है, ये रेशम के प्रकार है। तथा अन्य प्रकार के रेशम विभिन्न किस्म के रेशम कीटों द्वारा काटे गए कोकूनों से प्राप्त किए जाते हैं। सबसे सामान्य रेशम कीट शहतूत रेशम कीट है। जो मैंने कहा था आपको कि शहतूत के पत्ते पर ये अंडे देते हैं और शहतूत के पेड़ पर ये रहते हैं। इस कीट के कोकून से प्राप्त होने वाला रेशम फाइबर मृदुल, चमकदार और लचीला होता है। किससे? शहतूत रेशम कीट जो होता है उससे प्राप्त वाला जो रेशा है वो, तथा इसे सुंदर रंगों में रंगा जा सकता है। अलग अलग रंगों में इसको
रंग सकते हैं। तो हमने यह क्या पढ़ा कि रेशम के जो कीट हैं वो अलग अलग प्रकार के होंगे, और अलग अलग प्रकार के रेशम कीट जो धागा है वो भी अलग अलग प्रकार का बनाएंगे, जिनमें उनकी जो चिकनाहट है, उनकी जो चमक है, जो शाइनिंग है, और उनकी जो बनावट है, जो गठन है उनका, वो सब अलग अलग होगा, और उनकी प्रकृति के आधार पर ही उनका वर्गीकरण किया जाता है। ठीक है। और शहतूत को कौन से जो प्राप्त होता है, वो सबसे सामान्य रेशम कीट कौन सा है? शहतूत रेशम कीट होता है। और ये जो रेशम कीट से प्राप्त जो रेशम है वो मृदु मतलब कोमल होता है, चमकदार होता है और लचीला होता है, ज्यादा कठोर नहीं होता, सॉफ्ट होता है ये। ठीक है ना। और इसे अलग अलग रंगों में रंगा जा सकता है। तो ये पूरा पैराग्राफ समझ में आ गया, मैंने 2-3 बार इसको रिपीट कर दिया है। ठीक है। अब है रेशम कीट पालन अथवा रेशम कीटों का संवर्धन भारत का बहुत प्राचीन व्यवसाय है। रेशम कीट पालन, रेशम कीट को पाला जाता है, उन्हें डेवलप किया जाता है, उनका संवर्धन किया जाता है, उनको बढ़ाया जाता है, उनकी संख्या को, और बढ़ाकर उनका व्यवसाय किया जाता है। रेशम जो है वो उत्पन्न की जाती है और उच्च दामों में उसको बेची जाती है। तो इस प्रकार से रेशम कीट द्वारा रेशम का व्यवसाय किया जाता है। ठीक है। भारत व्यावसायिक स्तर पर बहुत अधिक रेशम का उत्पादन करता है, तो भारत भी इसमें आगे है। रेशम के कीट में रेशम कीट का पालन यहाँ भारत में भी होता है, और ये एक तरह का क्या है? व्यवसाय है। ठीक है। लोगों के जीविकोपार्जन का भी साधन होता है। विभिन्न प्रकार के रेशमी वस्त्रों के टुकड़े एकत्रित कीजिए। अब आपके घर में जो पुराने कपड़े हैं उनकी कटिंग करके आप बहुत सारे रेशमी वस्त्रों को आप इकट्ठा कर सकते हैं। ठीक है। उन्हें अपनी स्क्रैप पुस्तिका में चिपकाइए, अपनी बुक में उनको टुकड़ों का आप चिपका सकते हैं। आपको ये दर्जी की दुकान में व्यर्थ कर्तनों के ढेर में मिल सकते हैं, या तो अपने घरों में मिल जाएंगे और या ये दर्जी की दुकान पे खूब सारे मिल सकते हैं। अपनी माता जी, चाची जी अथवा शिक्षिका की सहायता से विभिन्न किस्म के रेशम जैसे शहतूत रेशम, टसर, एरी, मुगा आदि। तो ये देखिए कितने प्रकार के हैं। ये रेशम के प्रकार हैं, शहतूत, टसर, एरी, मुगा, और हमने एक पीछे और पढ़ा था यहाँ पर कोसा। टसर, मुगा, कोसा, एरी और शहतूत, ये 5 नाम आप याद रखोगे। ठीक है। रेशम के इन टुकड़ों के गठन तथा बुनावट की तुलना कृत्रिम रेशों के टुकड़ों से कीजिए। अब कृत्रिम रेशे कौन से हैं? जो मनुष्य द्वारा बनाए जाते हैं। ये तो थे प्राकृतिक रेशे जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, जो कीटों के द्वारा दिए जाते हैं। जो रेशम के कीट होते हैं उनके द्वारा प्राप्त जो ये प्योर, जिसको अपन को बोलते हैं प्योर चीज है, ये प्राकृतिक चीज है। और एक होता है मनुष्य के द्वारा बनाई गई, जिसको अपन कहते हैं कृत्रिम, जो संश्लेषित रेशों से निर्मित होते हैं। संश्लेषित रेशे, मानव निर्मित रेशे, कृत्रिम रेशे, ये सब एक ही चीज है। संश्लेषित रेशों का मतलब होता है बनाए हुए, जिनको बनाया जाता है। और किसके द्वारा बनाया जाता है? मानव के द्वारा बनाया जाता है। और उन्हें अपन क्या कहते हैं? कृत्रिम रेशे कहते हैं। समझ में आ गया? तो एक तो होता है प्राकृतिक और एक होता है संश्लेषित। प्राकृतिक जो प्रकृति के द्वारा दिए जाते हैं, जो रेशम कीट के द्वारा दिए जाते हैं, और संश्लेषित जो मनुष्य के द्वारा, मानव के द्वारा बनाए जाते हैं। उन रेशम के कीटों के चित्र एकत्रित करने का प्रयास कीजिए जिनके कैटरपिलर विभिन्न प्रकार के रेशम प्रदान करते हैं। तो चित्र आपको कहीं अगर मिलते हैं तो आप उनको चित्र को एकत्रित कर सकते हैं, उनकी पहचान कर सकते हैं। अगर नहीं मिलते हैं तो आप ये जो रेशम के रेशमी वस्त्र जो हैं वो छोटे छोटे आप इनके नमूने लेकर वो अपने आप नोटबुक में चिपका सकते हैं। अगला जो क्रियाकलाप है, किसी
कृत्रिम, संश्लेषित, ये मैंने बता दिया मानव के द्वारा बने हुए, मानव निर्मित जो होते हैं, रेशम और शुद्ध रेशम का एक एक धागा लीजिए। शुद्ध रेशम कौन सा है? जो रेशम कीट के द्वारा प्राप्त होता है, जो प्राकृतिक होता है, जो प्योर होता है। ठीक है, ये डुप्लीकेट है, ये मनुष्य के द्वारा बनाया गया है, मानव के द्वारा। डुप्लीकेट अपन कहते हैं ना, मार्केट में जाते हैं तो जो प्योर चीज़ होती है उसकी रेट ज़्यादा होती है, महंगी होती है, वो कि प्योर है। ठीक है, आपने अपने माता जी से भी नाम सुना होगा कि ये प्योर है और ये डुप्लीकेट है। तो जो धागे होते हैं, जो कपड़े होते हैं, वो प्योर भी आते हैं और डुप्लीकेट भी आते हैं। ठीक है ना, तो जो प्योर चीज़ है वो महंगी होती है, वो प्रकृति के द्वारा दी गई होती है, और जो कृत्रिम होती है वो सस्ती होती है, वो ज़्यादा महंगी नहीं होती और मार्केट में, बाजार में आसानी से कम दामों में उपलब्ध हो जाती है। ठीक है, इन धागों को सावधानी से जलाइए। आप जलाओगे इनको, क्या आपको उनके जलते समय उपलब्ध गंध में कोई अंतर महसूस हुआ? आप देखोगे कि जब उनको अपन जलाते हैं तो उनमें अलग अलग प्रकार की गंध उत्पन्न होती है। अब सावधानी से ऊन के धागे को जलाइए। इसके जलने की गंध कृत्रिम रेशम के जलने जैसी है अथवा शुद्ध रेशम जैसी होती है। हमने 3 चीज़ों को जलाया, एक तो कृत्रिम रेशम, एक शुद्ध रेशम और एक ऊन। ठीक है ना, तो ये पूछा गया है कि ऊन की जो गंध है वो शुद्ध जो रेशम है उसकी गंध के जैसी है या कृत्रिम रेशम की गंध जैसी है? क्या आप बता सकते हैं ऐसा क्यों होता है? यह जानने के लिए कि रेशम कीट के जीवन चक्र में कोकून अवस्था कब आती है, तो अपन अगला क्रियाकलाप करेंगे। कोकून अवस्था मैंने बताई थी कि जब कैटरपिलर प्यूपा पोजीशन में आता है तब वह अपने चारों तरफ धागा बनाता है। एक प्रोटीन जो है वो स्रावित करता है जो कठोर हो जाता है और उसके अंदर वो जो कैटरपिलर है जो प्यूपा अवस्था में होता है वो कैद हो जाता है और ऊपर का जो आवरण है उसको क्या कहते हैं? कोकून कहते हैं। ठीक है, चित्र रेशम कीट के जीवन चक्र में विभिन्न अवस्थाओं के चित्र काट लीजिए। अपने आपके नोटबुक में है ये चित्र बने हुए, मैंने भी आपको पिछले जो डायग्राम था उसमें आपको दिखाया था। और प्रत्येक को गत्ते अथवा चार्ट पेपर पर अलग अलग चिपकाइए। ठीक है, ये क्रियाकलाप आसानी से कर सकते हैं आप। अब इन चित्रों को आपस में मिला लीजिए। अब चित्रों को जीवन चक्र की अवस्था के सही क्रम में लगाने का प्रयास कीजिए। आप लगा सकते हैं। ठीक है, कौन सी अवस्था कब आती है? जो कोई भी सबसे जल्दी ऐसा करता है वह विजेता होगा। तो ये अपन क्लास में, जब आपकी क्लास लगेगी उस कंडीशन में ये अपन कर सकते हैं। ठीक है ना, आप अपने शब्दों में रेशम कीट के जीवन चक्र का वर्णन भी कर सकते हैं। तो ये चीजें जो हैं ये आप अपने घर पे भी कर सकते हैं और घर पे करके चित्र लीजिए इनके। आप ड्राइंग कर सकते हैं, अभी आपके पास टाइम बहुत है तो आप अपनी जो यहाँ पर मैंने फोटो लगाई है उस फोटो से आप ड्राइंग बना सकते हैं और ड्राइंग बना के और उनको मिक्स करके उनका एक सीक्वेंस, एक क्रम में उनको आप जचा सकते हैं बार बार, तो जिससे आपको इसका क्रम याद हो जाएगा कि ये किस क्रम में है। ठीक है ना, और जीवन चक्र को आप अपनी भाषा में लिखोगे। जीवन चक्र मैंने पीछे बता रखा है कि रेशम कीट का जीवन चक्र कैसा होता है, बता रखा है ना। तो उस पूरे प्रक्रम को आप दोबारा पढ़ोगे और दोबारा पढ़कर और उसको आप अपनी भाषा में लिखने का प्रयास करोगे। कि सबसे पहले मैंने बताया ना, अंडे देती है, फिर अंडे से लार्वा निकलता है और लार्वा क्या करता है? कैटरपिलर बन जाता है। कैटरपिलर क्या करता है? प्यूपा बन जाता है और प्यूपा के चारों तरफ क्या हो जाता है? एक कवर बन जाता है,
प्रोटीन युक्त पदार्थ निकलता है, वो सूखकर हार्ड हो जाता है, कड़क हो जाता है, और उसे अपन कोकून कहते हैं। और कोकून के अंदर रेशम का कीड़ा, रेशम का जो कीट है वो तैयार होता है, उसका विकास होता है। तो ये आप अपनी भाषा में नोटबुक में लिखोगे, ठीक है, और इसको आप बार बार पढ़ के भी वो लिख सकते हैं। कोकून से रेशम तक। अब अपन ने कोकून तो पढ़ लिया कि कोकून कैसा होता है, कोकून तक अपन कैसे पहुंचे। जो कैटरपिलर के बाहरी जो आवरण बनता है, बाहर जो कवर बनता है, उसको क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं। और कोकून के अंदर रेशम का कीड़ा तैयार होता है, ठीक है। अब कोकून से अपन रेशम कैसे तैयार करते हैं। रेशम प्राप्त करने के लिए रेशम कीटों को पाला जाता है और उनके कोकूनों को एकत्रित करके रेशम के फाइबर प्राप्त किए जाते हैं। अब है रेशम कीट पालन। ये देखिए रेशम कीट पालन दोबारा आया है, और ये वापस वही है कि अपन जो हैं वो किस तरह से वो तैयार होते हैं, रेशम कीट का जीवन कैसा होता है, वो क्या खाते हैं, किस तरह से वो बड़े होते हैं, और इनका जीवन काल कितने दिन का होता है, ये सभी अपन यहाँ पर अभी पढ़ेंगे, ठीक है। ये देखिए पूरा दे रखा है इसमें। तो रेशम कीट पालन। कोई मादा रेशम कीट एक बार में सैकड़ों अंडे देती है। रेशम कीट एक बार में बहुत सारे अंडे देती हैं। देखिए आप चित्र में देख सकते हैं, मैं आपको चित्र दिखा दूं पहले। ये वाला देखिए, ये मादा रेशम कीट है और ये उसके अंडे हैं। देखो यहाँ देखो कितने सारे अंडे दे रखे उसने, दिए ना, बहुत सारे अंडे एक बार में दे सकती है। अंडों को सावधानी से कपड़े की पट्टियों अथवा कागज पर संग्रहित करके रेशम कीट पालकों को बेचा जाता है। जो रेशम कीट पालन होते हैं ना, जो रेशम कीट का पालन करते हैं, रेशम कीट को पालते हैं, उनको कपड़े में इकट्ठा करके या कागज की पट्टी पे उनको इकट्ठा करके उनको बेच दिया जाता है, उनको दे दिया जाता है। ये पालक या किसान अंडों को स्वास्थ्यकर स्थितियों, उचित ताप एवं आर्द्रता की अनुकूल स्थितियों में रखते हैं। इसका मतलब क्या हुआ कि जो रेशम कीट का जो पालन करते हैं उनको ये पता रहता है कि अब ये जो अंडे हैं इनका विकास कैसे होगा, इनके ऊपर कितना ताप चाहिए, कितने इनको नमी चाहिए, इनको कैसा वातावरण चाहिए। जो रेशम के कीट है उनको कैसा वातावरण चाहिए ये हम तो नहीं जानते ना। हम अलग अलग जो जीव जंतु हैं उनके सभी जो अंडे देने वाले हैं, जो अंडे देते हैं, उनके लिए अलग अलग उनका जो विकास है वो होता है और उनके लिए अलग अलग वातावरण दिया जाता है, ठीक है ना। तो रेशम के जो कीट हैं उनके जो अंडे हैं उनको कैसा ताप चाहिए, कितना ताप चाहिए, कितनी आर्द्रता चाहिए और उचित विकास के लिए उनको किस प्रकार से कहाँ रखना चाहिए, ये वो अच्छी तरह से जानते हैं, ठीक है। तो वो परिस्थितियां बना देते हैं, वैसी उनके लिए वैसा ही माहौल बना देते हैं कि वो अंडे अच्छे से, अंडों का विकास हो सके, ठीक है। अंडों को उपयुक्त ताप तक गर्म रखा जाता है। जितना उनको गर्म होना चाहिए उतना उनको गर्माहट दी जाती है, जिससे अंडों में से लार्वा निकल जाता है। ये बात मैंने पहले ही बताई थी कि जो मादा रेशम कीट है वो अंडे देती है, अंडों से लार्वा बाहर निकलता है। तो यहाँ तक अपन ने पढ़ लिया। यह तब किया जाता है जब शहतूत के वृक्षों पर नई पत्तियां आती है। देखो यहाँ भी एक बात यहाँ पर आई है कि शहतूत के वृक्ष पर नई पत्तियां जब आती है तब लार्वा को बाहर निकालने के लिए तैयार किया जाता है। यहाँ पर अपन फिर से डायग्राम में आते हैं। देखिए यहाँ ये देखिए शहतूत की पत्ती है, ये नई पत्ती तैयार हुई है, ठीक है ना। लार्वा जो कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कहलाते हैं, लार्वा ही क्या कहलाता है, कैटरपिलर कहलाते हैं। कैटरपिलर ही आगे जाके क्या बनता है, रेशम कीट बनता है।
दिन रात खाते रहते हैं। शहतूत के वृक्ष की जो नई पत्तियां ना उनको खाते रहते हैं और आप मतलब साइज में काफी बड़े हो जाते हैं, मतलब इनका आकार जो है वो धीरे धीरे बढ़ता रहता है। ये देखिए, ये शहतूत का वृक्ष, ये शहतूत का वृक्ष है, ये शहतूत की पत्ती है और ये मादा रेशम कीट ने अंडे दिए हैं बहुत सारे, और ये शहतूत की पत्तियों को खाते हुए लार्वा कैटरपिलर, ये देखो ये शहतूत की पत्ती को खाते रहते हैं, बड़े होते रहते हैं, अपना विकास, इनका विकास होता रहता है और ये पत्तियों को खाते रहते हैं। ये रेशम कीट है, ये देखो, ये आ गया ना समझ में। तो इस प्रकार से रेशम के कीट क्या खाते हैं, रेशम के कीट क्या खाते हैं, शहतूत की पत्तियों को खाते हैं। लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्तियों के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। देखो क्या करते हैं, लार्वा को शहतूत की ताजी कटी पत्ती के साथ बांस की स्वच्छ ट्रे में रखा जाता है। ताजा पत्ती रख देते हैं और उस लार्वा को रख देते हैं, तो लार्वा उस पत्ती को खाता रहता है और अपना आकार बढ़ाता रहता है। 25 से 30 दिन बाद कैटरपिलर खाना बंद कर देते हैं। कितने दिन खाते हैं, 20 से 25 से 30 दिन तक वो खाते रहते हैं, उसके बाद वो अपना खाना बंद कर देते हैं, ठीक है। और कोकून बनाने के लिए वे बांस के बने छोटे छोटे कक्षों में चले जाते हैं। बांस आपने देखा है क्या, बांस की लकड़ी में छोटे छोटे छिद्र होते हैं, तो वो जो ये जो कैटरपिलर बने, ये खाना तो उन्होंने कर दिया बंद, ठीक है ना। अब क्या करते हैं, वो बांस की लकड़ी के अंदर चले जाते हैं, छोटे छोटे छिद्र बने रहते हैं और उनके अंदर चले जाते हैं, ठीक है। इसके लिए ट्रे में छोटी रैक या टहनियां रखी जाती हैं, किसकी, बांस की, जिनसे कोकून जुड़ जाते हैं, ठीक है। उनके अंदर चले जाते हैं और उनसे जुड़ जाते हैं। कैटरपिलर अथवा रेशम कीट कोकून बनाते हैं। कोकून कैसे बनाते हैं मैंने बताया था। कैटरपिलर क्या करते हैं, 8 के आकार में और एक सिरे से दूसरे सिरे तक और प्रोटीन का उत्सर्जन करते हैं जो हवा के संपर्क में आकर सूख जाता है और वही रेशम का धागा बनता है, जिसके भीतर प्यूपा विकसित होता है। तो अपने चारों तरफ ये आवरण बना लेता है जिसे अपन क्या कहते हैं, कोकून कहते हैं, और अंदर प्यूपा विकसित होता है। और ये प्यूपा कैसा होता है, कैसे इसका विकास होता है, ये अपन ने पीछे डायग्राम में पढ़ा था। मैं बार बार आपको आगे पीछे लेके जा रही हूँ, और ये जो जहाँ भी कोई सी भी बात आती है, संदर्भ आता है, वहाँ मैं उसको बताती हूँ कि कोकून है। यहाँ पर इसने कोकून बना लिया, बाहर एक आवरण बना लिया, ठीक है। ये प्रोटीन का बना होता है और ये अंदर जो है वो लार्वा है जो धीरे धीरे विकास हो रहा है, ठीक है ना। ये आप अपनी पूरी भाषा, जो आप भाषा बना के आप पूरा इसको लिख सकते हैं। ये भी मैंने आपको बता दिया। और ये देखिए कोकून बन गया, ये भी दिखाया था ना मैंने, अभी भी दिखाया आपको, एक कोकून दिखाया था मैंने। ये इसके अंदर क्या है, लार्वा, रेशम कीट जो बनकर तैयार होगा। तो देखो कितने सारे है ना, बहुत सारे। तो इस तरह से ये आप इसका जीवन चक्र जो है वो पूरा लिखोगे, पूरा तैयार रखोगे और मुझे दिखाओगे। असाइनमेंट में आप इसको अपनी नोटबुक में लिख कर फोटो क्लिक करके और इसमें असाइनमेंट में डालोगे और मुझे दिखाओगे आप। मैं देख लूँगी, मेरे पास आ जाएगा मैसेज कि आपने जमा करवा दिए हैं, इसमें आपने मुझे भेज दिया है, मैं देख लूँगी और आप इसका पूरा जीवन चक्र लिखोगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना काफ़ी है, धन्यवाद।